लास्ट हमने सबसे पहले जो पहली क्लास थी हमारी हिमेटोपोइसिस के ऊपर, सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं और आज फिर और आगे बढ़ेंगे। किसी को वॉइस में कोई दिक्कत आए तो बता देना, कोई पॉइंट बीच में समझ ना आए तो मुझे रोक के पूछ सकते हो। हिमेटोपोइसिस क्या था? एक तरीके का ये प्रोसीजर है जब कोई भी सेल डेवलप होता है, ग्रो होता है, ठीक है, तो उसके मैच्योर होने तक का जो प्रोसीजर, जो टाइम पीरियड होता है, वो हिमेटोपोइसिस के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं। अब हिमेटोपोइसिस में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो जो भी हमारे ब्लड सेल्स हैं, जो आपका मेन टॉपिक है ब्लड सेल्स, तो हमारे चाहे वो एरिथ्रोसाइट हो, चाहे वो ल्यूकोसाइट हो, चाहे वो थ्रोम्बोसाइट हो, यानी चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट हो, वो कहां बने, कैसे 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 उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल में सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना था हमें, फिर हिमेटोपोइसिस क्या होता है उसके अंदर में हमने ये पढ़ना था, फिर आपका आएगा साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, फिर आएगा फॉर्मेशन ऑफ सेल चार्ट, जो मैंने आपको चार्ट, ये वाला चार्ट इस तरीके से जो बनाया था, दिखाया था आपको, वो है। फिर उसके बाद आएगा इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, स्टेज ऑफ इरेथ्रोपोइसिस क्या है, फिर आएगा ल्यूकोपोइसिस क्या है, फिर ग्रेन्युलोपोइसिस क्या है, फिर थ्रोम्बोपोइसिस क्या है। मतलब जो हमने चार्ट पढ़ा था लास्ट में, भाई स्टेम सेल से माइलॉइड में बना, कॉमन माइलॉइड में बना, कॉमन माइलॉइड से 3-4 सेल, 2 सेल और बन रहे थे, फिर उसके बाद सेल बन रहे थे इधर लिम्फोइड से नीचे और आगे सेल्स बन रहे थे। तो ये जो सेल की फॉर्मेशन है, जो चार्ट बन रहा था, इसके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो हिमेटोपोइसिस क्या था? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है, किसके? ब्लड के। और कहां से बन रहे थे? तो बोन मैरो से बन रहे थे। ठीक, इसके अंदर जो था वो आपका ऑर्गन कौन कौन सा आ रहा था? वो लिवर आ रहा था, स्प्लेन आ रहा था, लिम्फ नोड आ रहा था, जहां पे क्या हो रहे थे? सेल डेवलप हो रहे थे अलग अलग स्टेज पे। ठीक है, फिर जो प्रोसीजर था जिसमें किडनी भी आ रहा था, तो जिसमें टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है, एरिथ्रोपोइटिन का प्रोसेस हो रहा है, तो ये सारा क्या था? ये भी आपने इंट्रोडक्शन फेज में पढ़ा था। अगर इस यूनिट की ऑब्जेक्टिव की बात कर लो कि आपको इसमें क्या क्या डिटेल में मिलेगा, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमेटोपोइसिस मिलेगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल चार्ट मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन ऑफ इरेथ्रोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस मिलेगा, ठीक है, और ल्यूकोपोइसिस ये भी मिलेगा। क्या बात है, आज तो अटेंडेंस अच्छी है, भरपूर है। आगे बात करते हैं हिमेटोपोइसिस की। तो हिमेटोपोइसिस में जब हमने डिटेल में आगे पढ़ना शुरू किया था, तो हिमेटोपोइसिस में क्या पढ़ा था हमने? एक चार्ट में साथ में आपका खोल देता हूं बैकग्राउंड में, जिससे आप देख पाओगे, कंटिन्यू वो चार्ट आपको दिखता रहेगा। चार्ट सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? जी सर। ठीक है, तो हिमेटोपोइसिस में जो डेफिनेशन थी वो क्या था? तो हिमेटोपोइसिस इज डिफाइंड एज अ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन द बोन मैरो। अगर कोई डेफिनेशन बोलता है कि व्हाट इज हिमेटोपोइसिस, तो आप बोलोगे कि हिमेटोपोइसिस इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स। अब वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल, बेसोफिल, ठीक है, ये सारे वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये कहां बनते हैं? तो जी बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल का क्या काम है? HSC, इसका क्या काम है? तो इसका काम है डेवलपमेंट का। HSC यानी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या है? ये वो प्राइमरी सेल है जिसके अंदर एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि ये हर सेल को, मतलब हर सेल में कन्वर्ट हो सकता है। जो आपका स्टेम सेल है वो हर सेल में कन्वर्ट हो सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें फिर हमने अलग अलग स्टेज पढ़े थे। जो आपका यॉर्क सैक वाला था वो क्या था? जिसको हम जो स्टेज था जो यॉर्क सैक के अंदर हो रहा था उसको बोलते थे मेसोब्लास्टिक स्टेज, और जो लीवर के अंदर हो रहा था उसे बोलते थे हेपेटिक स्टेज।
लिवर के अंदर कोई भी फॉर्मेशन हो रही होगी, कोई भी चेंजेस हो रहा होगा सेल का, तो उसे क्या बोलेंगे, हिपैटिक स्टेज बोलेंगे। फिर बोन मैरो में अगर कोई चीज हो रही होगी तो माइलॉइड स्टेज बोलेंगे उसको। ठीक है, इस तरीके से ये था। अब ये जान लेते हैं कि भाई पूल स्टेम सेल क्या होता है। तो उसमें एक पूल स्टेम सेल जो है वो बहुत सारे पूल स्टेम सेल, मतलब जिसके अंदर सारे एबिलिटी हो, हर एक चीज की एबिलिटी हो, उसको हम पूल स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब आरबीसी वगैरह कब बन रही थी, तो थर्ड और फोर्थ मंथ में आपकी बोन मैरो में आरबीसी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, जब बर्थ शुरू होती है तो उसके थर्ड और फोर्थ मंथ जैसे ही बेबी फॉर्मेशन शुरू होता है, तो उसके तीसरे और चौथे मंथ में जो बोन मैरो के अंदर है वो न्यूक्लिएटेड आरबीसी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और 8th वीक में आते आते जो यॉर्क सेल है वो मैच्योर हो जाता है और कंटिन्यू अदर सेल्स भी बनाने लगता है। ठीक है, साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस की बात कर लेते हैं। तो साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस में सबसे पहला जो आपका टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा था वो HGF यानी हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। अब हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर में क्या क्या, ग्रोथ फैक्टर से ही आपको समझना है कि किसकी बात करी जा रही है, सेल के ग्रोथ की बात की जा रही है। तो जहां सेल के ग्रोथ की बात की जाती है वहां पे क्या है, आपके अदर कंपोनेंट जैसे प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, कार्बन की चेंज हो गई, लिपिड की चेंज हो गई। ठीक है, ये सारी जो चेन थी ये सब एक तरीके से ग्रोथ इफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, यानी ग्रोथ में इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर कोई अप डाउन होगा इसमें तो आपका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब कुछ और मेजर फैक्टर्स हैं, जैसे अब स्टेम सेल के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो CSF सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड जो है आपका वो कई सारे टाइप के हैं, जैसे GCSF है, GMCSF है, सिंपल कॉलोनी CSF है। ठीक है, अगर CSF की फुल फॉर्म की बात करूं तो ये है आपका कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर कौन कौन सा आएगा, तो पहला आएगा ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर यानी GMCSF। दूसरा है ग्रेन्युलोसाइट CSF यानी GCSF। फिर आएगा मैक्रोफेज CSF यानी MCSF। ठीक है, CSF की फुल फॉर्म यहां सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। और क्या क्या फैक्टर है जो आपके ग्रोथ में यानी किसी भी हिमेटोपोइसिस की किसी भी फैक्टर में इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इरिथ्रोपोइटिन जो है वो क्या है, एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, आपका एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये आरबीसी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ में आपके जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी हेल्प करता है। अब हीमोग्लोबिन और आरबीसी में हेल्प कर रहा है तो इसको क्या क्या चाहिए होगा भाई फॉर्मेशन के लिए, तो आयरन चाहिए होगा, कोबाल्ट चाहिए होगा, विटामिन B12 चाहिए होगा, विटामिन C चाहिए होगा। ठीक है, और थायमीन चाहिए होगा, अमाइनो एसिड चाहिए होगा, कुछ हार्मोन्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, तो इरिथ्रोपोइसिस की जो फॉर्मेशन है वो किस किस के हेल्प से होती है, आयरन, कोबाल्ट, विटामिन B12, विटामिन C, अमाइनो एसिड, थायमीन, हार्मोन, ETC एक्सेट्रा। कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
फिर अब ये जान लेते हैं कि भाई बोन मैरो के अलावा कहाँ कहाँ जो आपका हेमाटोपोइसिस है वो अकर होता है। तो स्प्लिन में और लिवर में, ठीक है, क्योंकि स्प्लिन में क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी डीनेचर्ड भी हो रहा होता है, तो जो काम के पार्टिकल्स बचे होते हैं आरबीसी में वो दोबारा से रीयूज हो जाते हैं, इसलिए वो स्प्लिन का पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, अब जो डिजीज है, ठीक है, जब आरबीसी फॉर्म हो रहा है तो कुछ डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या क्या डिजीज हो सकती है, जैसे कि थैलेसीमिया। ठीक है, जब आरबीसी की प्रोडक्शन करेक्ट नहीं होगी तो थैलेसीमिया होने के चांसेस हो जाएंगे। जब आरबीसी की प्रोडक्शन करेक्ट नहीं होगी तो आपको क्या, सिकल सेल एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, माइलोफिब्रोसिस। तो ये सारी जो डिजीज, ये क्या है, डिजीज फैक्टर्स हैं। जब आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन जब इनकरेक्ट वे में होगी तो ये सारी डिजीज आपको देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। अब हिमेटोपोइसिस जो है बोन मैरो में कौन कौन सी स्टेज में होता है, तो सबसे पहले होता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, इरिथ्रोसाइट से निकला है इरिथ्रोपोइसिस। फिर दूसरा आ जाता है ल्यूकोपोइसिस, यानी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी ये क्या है, आपका डब्ल्यूबीसी सेल बनाने का जो प्रोसीजर है और जो साथ साथ में मैन्युफैक्चर है वो। ल्यूकोपोइसिस यानी ल्यूकोसाइट से निकला हुआ है। फिर है आपका थ्रोम्बोपोइसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। तो इसमें बात कर लेते हैं थ्रोम्बोपोइसिस क्या है। थ्रोम्बोपोइसिस है आपका थ्रोम्बोसाइट से निकला हुआ वर्ड। देखो मैंने पहले डे फर्स्ट की क्लास में मैंने क्या बताया था, अगर वर्ड के पीछे पोइसिस लगा होगा तो उसकी डेवलपमेंट, उसके फॉर्मेशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही होगी। ठीक है, उसके मैच्योरेशन की बात की, मैच्योरिटी की बात की जा रही होगी। ठीक, समझ में आ रहा है या खाली सुन रहे हो ऐसे ही? आ रहा है, पढ़ा हुआ है तो समझ में आएगा ही आएगा। नोट्स पढ़े हैं सबने, गुड। अब जो ब्लड सेल्स हैं वो अलग अलग लाइनेज में डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहला लाइनेज क्या था, इरिथ्रॉइड लाइनेज। ठीक है, ERYTHROID, इरिथ्रॉइड लाइनेज। तो ये क्या था, ये आरबीसी है जो कि ड्राइव कहां से ड्राइव होते हैं, इरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल। ठीक है, इरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल आप अपने चार्ट में देखोगे, जो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, जो ऑनलाइन अभी क्लास में है उनको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि इरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर यानी आरबीसी कहां से निकल रहा था, तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर से निकल रहा था। ठीक है, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर मतलब इरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल, यानी जो सेकेंड स्टेज बन रही थी यहां पे। इसके बाद क्या हो रहा था उस चार्ट में भाई, इसके बाद क्या था, 4 पार्ट में डिवाइड था, जिसमें से एक पार्ट क्या था आपका, आरबीसी था, जो 2 टाइप के सेल बना रहा था। तो ये जो फॉर्मेशन है पहला, जिसका अब इसका नाम क्या बोलेंगे, ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं इसमें, इरिथ्रॉइड लाइनेज। ठीक है, जो ये फॉर्मेशन हुआ आरबीसी का, जो फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रॉइड लाइनेज। तो ये याद रखना है कि आरबीसी के बनने के प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रॉइड लाइनेज, और जो डेवलपमेंट हो रही है उसे हम बोल रहे हैं इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, जहां से निकल रहा है उसको बोल रहे हैं इरिथ्रॉइड लाइनेज, और जब वो डेवलप हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब इसमें जब ये बनता है तो क्या होता है भाई, आपको पता है कि जब न्यूक्लियस आरबीसी बन रहा होता है तो न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट, तो हम क्या बोलते हैं उसको, रेटिकुलोसाइट। ठीक है, जो सेल्स होते हैं हमारे रेटिक सेल्स होते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जैसे जैसे ये सेल डेवलप होता है, आरबीसी में क्या है भाई, जब इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जब इसके अंदर न्यूक्लियस होगा
आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी सेल है, इसके अंदर जब न्यूक्लियस होगा तो उस टाइम पे ये क्या है, इसका फंक्शन लिवर के अंदर हो रहा होगा, इसका फंक्शन स्प्लीन के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। और जैसे ही ये सेल मैच्योर हो जाता है, पूरा बायोकॉन्केव शेप में चला जाता है, बीच में इसका एम्प्टी स्पेस आ जाता है, जहां पे आपकी क्या O2 गैस की फिलिंग की ऑप्शन मिल जाती है, तो ये अपना फंक्शन, जो मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन का जो पार्ट है, उसमें अपना वर्क करना शुरू करता है। और इसकी लाइफ स्पेन कितनी है आरबीसी की, तो 120 डेज, हमें ये याद रखना है कि आरबीसी की लाइफ स्पेन जो है वो 120 डेज है। और मैच्योर आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता, तो जी न्यूक्लियस नहीं होता। और आरबीसी के डेवलपमेंट को ड्राइव जहां से वो निकलता है, उसको हम टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, तो इरिथ्रॉइड लाइनेज बोलते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी को हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। फिर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, माइलॉइड लाइनेज। मैं साथ में आपको बोर्ड भी खोल दे रहा हूं, क्योंकि बोर्ड पे कुछ कुछ एक्सप्लेन करता रहूंगा बीच में, तो आपको बोर्ड भी दिखना चाहिए। इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, इतना समझ में आया? आशा, निधि, एक बार और बता दें, ठीक है। तो इथ्रॉइड लाइनेज क्या है, ये क्या है, एक तरीके का ये क्या है, दे आर आरबीसीज, ये रेड ब्लड सेल हैं, जो कि कहां से ड्राइव होते हैं, हमारे इथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल से। अब इथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल, प्रोजेनिटर तो ये है हमारा, ये वाली स्टेज है प्रोजेनिटर की, जिसमें कॉमन माइलॉइड आ रहा है, ठीक है। और इसमें आरबीसी बन रहा था, वो चार्ट को याद करो, स्टेम सेल, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर, उसके बाद सीधा इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो इसके बीच का जो प्रोजेनिटर वाला जो फेज है, उससे जो आरबीसी बना, इसके बीच के फॉर्मेशन को, यानी जो यहां ये वाला स्टेज जो बीच में एम्प्टी रह गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रॉइड लाइनेज, ठीक है। इरिथ्रॉइड लाइनेज, लाइनेज मतलब जब ये बन रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो इरिथ्रॉइड लाइनेज में क्या होता है, इरिथ्रॉइड लाइनेज में क्या होता है, तो भाई न्यूक्लिएटेड आरबीसी मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होता है। भाई यहां से स्टेम सेल से कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर बन गया, ठीक है। एक बार कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर बन गया तो उसके पास एबिलिटी आ गई, क्या क्या एबिलिटी आ गई, तो जी उसके पास 4 सेल बनने की एबिलिटी आ गई, 1 2 3 4 सेल बनने की एबिलिटी आई, जिसमें से एक क्या था, डब्ल्यूबीसी बन रहे थे, एक आपका क्या बन रहा था, कौन सा सेल बन रहा था, आशा जी बताएं, कौन सा सेल बन रहा था, मास्ट सेल बन रहा था, MAST मास्ट सेल। और यहां क्या बन रहा था, आरबीसी बन रहा था, और इधर क्या बन रहा था, प्लेटलेट बन रहा था, ठीक है। देखो एंड प्रोडक्ट याद रख लो, बीच के प्रोडक्ट अपने आप ही याद हो जाएंगे। भाई स्टेम सेल से कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर बना, और कॉमन माइलॉइड एक बार प्रोजेनिटर बन गया, वो सेल कन्वर्ट हो गया कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर में, तो उसके पास 4 सेल बनने की एबिलिटी आ गई। कौन कौन सी एबिलिटी आ गई जी प्लेटलेट बनने की आ गई, आरबीसी बनने की आ गई, और आपका मास्ट सेल बनने की आ गई। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी में बस एक सेल नहीं बनता। कौन कौन सा डब्ल्यूबीसी में सेल बनने की एबिलिटी आ गई इसमें, तो न्यूट्रोफिल की एबिलिटी आ गई इसमें, बेसोफिल की एबिलिटी आ गई इसमें, ठीक है, स्नोफिल की एबिलिटी आ गई, और मोनोसाइट की एबिलिटी आ गई, ठीक है। तो ये सेल की एबिलिटी आ गई। अब हमने अब जो टर्मिनोलॉजी मैं जो बोल रहा हूं, कौन सी टर्मिनोलॉजी, तो जी इरिथ्रॉइड लाइनेज, इरिथ्रॉइड लाइनेज। तो लाइनेज की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाला यहां से माइलॉइड से और आपका आरबीसी बनने का जो टाइम पीरियड है, जो लाइन है, ठीक है, जो फॉर्मेशन का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं इरिथ्रॉइड लाइनेज। और इस पोर्शन में, सिर्फ इस वाले पोर्शन में, ये जो रेड पेन से मैंने मार्क किया हुआ है, इस वाले पोर्शन में ये क्या होता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी आपका नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो रेटिकुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आरबीसी में अगर न्यूक्लियस होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो रेटिकुलोसाइट सेल्स हैं,
ठीक है, रेटिक सेल्स हैं। और ये क्या है, जब मैच्योर हो जाता है रेटिक सेल तो क्या करता है, वो इरिथ्रोसाइट में बन जाता है, उसको फिर हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, उसको फिर हम मैच्योर्ड आरबीसी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, किसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए। अब समझ में आया? जी सर। आगे बढ़े? जी सर। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई अभी तक? कौन कौन है अभी? आशा है, निधि है, और कौन है, अंजलि है, रानी है, और इमरान जी हैं। अच्छा, विनीत। आज ये कहाँ गई, प्रिया रह गई आज, ये कहाँ भटक गई आज? चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा है निधि कुछ? चलो ठीक है, नहीं भी आ रहा होगा तो यस सर, कहाँ दिक्कत आ रही है? सर तो फिर पढ़ा देंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्लास थोड़ा लो टाइम निकाल के, तो आगे इसमें आगे पढ़ना है हमारा, दूसरा है माइलॉइड लाइनेज। तो माइलॉइड लाइनेज क्या है? अब ये है ग्रेन्युलोसाइट सेल, ठीक है। माइलॉइड लाइनेज जब हम बोलते हैं तो माइलॉइड लाइनेज का मतलब जब आपका डब्ल्यूबीसी बन रहा है, ठीक है। देखो पहले आपका इरिथ्रॉइड लाइनेज क्या था, जब आपका कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर से आरबीसी बन रहा था, तो उस टाइम पीरियड को हमने बोला इरिथ्रॉइड लाइनेज, ठीक है। इरिथ्रॉइड लाइनेज जब कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर से आरबीसी बन रहा था, तो उस टाइम पीरियड को हमने बोला इरिथ्रॉइड लाइनेज। अब कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर से जब डब्ल्यूबीसी बन रहा है, यानी आपके व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स जब बन रहे हैं, ल्यूकोसाइट में भी कौन से सेल बन रहे हैं, 4 सेल बन रहे हैं खाली, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्नोफिल और मोनोसाइट। तो उस वाले पार्ट को, यानी अब ये जो बना हमारा, ये वाला जो पार्ट जो बन रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं, माइलॉइड लाइनेज। कुछ समझ में आया? शॉर्ट में लिख देता हूं तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, छोटा सा बोर्ड बेचारा। माइलॉइड लाइनेज समझ में आया? अरे कुछ तो बोल लो। आ रहा है, आ गई। हाँ जी प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। ये वह हंसती रहती है पूरे क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां क्या था, सबसे पहले हमारा स्टेम सेल था, स्टेम सेल से हमारा कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर बना, और जब कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर बना तो अब हर चीज बनने के प्रोसीजर को लाइनेज मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। लाइनेज को टाइम पीरियड से याद रखो। तो लाइनेज जब आरबीसी बन रहा था तो हमने इरिथ्रॉइड लाइनेज बोला, जब डब्ल्यूबीसी बनेगा तो हमने माइलॉइड लाइनेज बोला। अब ये क्या है, ग्रेन्युलोसाइट सेल्स हैं। क्या है ये, इसके अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसमें मोनोसाइट बन रहा है, उसमें ग्रेन्यूल तो होते नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, स्टेम सेल से जब सेल कन्वर्ट होने लगता है तो उसके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तब उसके अंदर चीजें हटना शुरू हो जाती हैं। तो इसके अंदर हमारा कौन कौन सा सेल बन रहा था, तो इसके अंदर हमारा सेल बन रहा था न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल और माइलोपोइसिस, ठीक है। माइलोपोइसिस जो लास्ट में क्या था यार वो सेल, मेरे दिमाग से उतर जाता है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते एकदम से, हाँ मोनोसाइट, ठीक है। और ये बन कहां से रहे हैं, तो ये बन रहे हैं बोन मैरो में। देखो अभी तक सारी चीजें बोन मैरो से बन के निकल रही है, क्लियर है। तो दिमाग में याद रखना कि जो आपके सेल्स हैं वो कहां से बन के निकल रहे हैं, तो बोन मैरो से बन के निकल रहे हैं। फिर आ जाते हैं लिम्फोइड लाइनेज, ठीक है। तो अब लिम्फोइड लाइनेज के बारे में पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, अब लिम्फोइड लाइनेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिम्फोइड लाइनेज क्या था हमारा,
कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर से स्टार्ट हो रहा था, जिसमें आपका क्या क्या बन रहा था, दो पार्ट में डिवाइड। इसको रब कर दूं ना, इस साइड को, इधर वाले साइड को रब कर दूं, कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर, कर दीजिए। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। हाँ, वो अब टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ सीएलपी कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर की बात करेंगे। अभी हमने इसमें सब पढ़ लिया कि भाई हमारा लाइनेज, दो लाइनेज हो रहे थे, कौन कौन से लाइनेज थे रानी, जरा बताओगे फिर से? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। अरे भाई मैं लाइनेज की बात कर रहा हूं। एरिथ्रॉइड लाइनेज जिसमें आरबीसी बन रहा था, माइलॉइड लाइनेज जिसमें डब्ल्यूबीसी के सेल्स बन रहे थे। क्लियर है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, लिम्फोइड लाइनेज की बात कर लेते हैं। लिम्फोइड लाइनेज की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमारे सेल कैसे कैसे बन रहे थे। तो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर से हमारा क्या बन रहा था, नेचुरल किलर सेल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज ग्रेन्यूल लिम्फोसाइट, ठीक है। और दूसरा क्या बन रहा था, स्मॉल लिम्फोसाइट, यही बन रहा था। अब स्मॉल लिम्फोसाइट क्या हो रहा था, आगे फर्दर और दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। कौन कौन से में डिवाइड हो रहा था, तो जी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट फिर आगे जाके और क्या बन रहा था, तो बी लिम्फोसाइट आगे जाके बन रहा था आपका प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा सेल बन रहे थे। तो ये एक चार्ट था जो हमारा अपनी तरफ से देखोगे तो राइट लेफ्ट मैनेज कर लेना कौन सी साइड का है, ठीक है। तो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर जो है वो आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है किसमें, नेचुरल किलर सेल में, जिसको हम बोलते हैं लार्ज ग्रेन्यूल ल्यूकोसाइट। और दूसरा बन रहा था स्मॉल ल्यूकोसाइट, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। फिर बी लिम्फोसाइट और आगे जाके बन रहा है आपका प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि भाई हमारा लिम्फोइड लाइनेज क्या है, ठीक है। तो लिम्फोइड लाइनेज की बात करते हैं तो ये क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट की। याद रखना, लिम्फोइड लाइनेज जब हम बोलते हैं तो स्मॉल लिम्फोसाइट की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या है, आपके टी सेल्स और बी सेल्स आते हैं, ठीक है। किस किस के, अब ये टी और बी सेल्स है क्या, बेसिकली ये टी सेल और ये बी सेल है क्या, तो ये जो सेल है ये आपके डब्ल्यूबीसी के सेल से रिलेटेड है। याद रखना, टी और बी सेल्स का जो रिलेशन होता है, इसका जो रिलेशन होता है वो डब्ल्यूबीसी से होता है, ठीक है। फर्दर जाके ये डब्ल्यूबीसी में हेल्प करते हैं, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या है, आपके एक तरीके से फाइटिंग सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये बनता कहां है, तो ये बनता जी बोन मैरो के अंदर ही है। फिर आ जाते हैं उसके बाद, इतना समझ में आ गया, क्लियर हुआ। लिम्फोइड लाइनेज की जब बात होगी, कहीं पे भी लिम्फोइड लाइनेज का आएगा, या आपका मान लो डब्ल्यूबीसी पूछ दिया जाए कि भाई डब्ल्यूबीसी का जो हेल्पिंग सेल टी सेल और बी सेल है, उसकी जो लाइन टाइम पीरियड होता है, लाइनेज है, वो क्या है, तो हम बोलेंगे लिम्फोइड लाइनेज, जिसमें क्या है, बोन मैरो से निकला हुआ स्टेम सेल पहले कन्वर्ट होता है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर में, फिर वो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर कन्वर्ट होता है स्मॉल लिम्फोसाइट में, फिर वो स्मॉल लिम्फोसाइट कन्वर्ट होता है टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट में, फिर वो बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सेल में। और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या है, इसका रिलेशन जो है वो व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट से होता है। क्लियर हो गया। अब अगर ये व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट से होता है, तो जो आपका टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इम्यून सिस्टम में, ठीक है। आपका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया। कुछ पूछना है, कोई डाउट है? नो सर, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों के पढ़ने का फायदा तो होता है, पढ़ लिया करो ऐसे ही हमेशा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा पार्ट जो है हमारा, जहां पे हमारा प्लेटलेट बन रहा था, ठीक है। तो यहां पे था कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर,
ठीक है, उसके बाद क्या स्टेज थी? हाँ जी आशा जी, कौन 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 है लाइन पे अभी? आशा है, निधि है, हाँ ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले स्टेम सेल था जो कहां से मिल रहा था हमें? बोन मैरो से मिल रहा था, ठीक है, जो कि क्या है, बोन मैरो दो पार्ट में डिवाइड है, रेड मैरो और येलो मैरो। ठीक, देखो ये छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। बोन मैरो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन सा जी? रेड मैरो और येलो मैरो। अब रेड मैरो और येलो मैरो मिलकर बनाते हैं अपना स्टेम सेल। स्टेम सेल को हम बोलते हैं क्या? हीमोसाइटोब्लास्ट। और वो फिर कन्वर्ट होता है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर में। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाँ जी आशा जी, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? इरिथ्रोसाइट में सर। इरिथ्रोसाइट में? नहीं, मैं मेगा क्रायोसाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है? सर नाम नहीं देते मेगा मेगा क्रायोसाइट, बोलो मेगा मेगा क्रायोसाइट। स्पेलिंग क्या होगी? MEGA, मेगा। क्रायो KARYO, क्रायोसाइट CYTE, साइट। ठीक है, देखो वर्ड को तोड़ के बोलना सीखो तो जल्दी बोल जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ जी? पहला स्टेम सेल था, वो हुआ कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर मेगा क्रायोसाइट में कन्वर्ट हुआ। अब वो मेगा क्रायोसाइट जो सेल है, मेगा मतलब बड़ा, पहले ही समझ में आ गया, मेगा का मतलब क्या है? बड़ा। फिर वो जाके आगे PLT यानी थ्रोम्बोसाइट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस ये कितने सेल बना रहे हैं? कंफ्यूज मत हो। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर कितने सेल बनाते हैं? 1 2 3 4, चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है। चार्ट को याद करने की कोशिश करो, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिमेटोपोइसिस याद रखना है तो आपको वो चार्ट जो मैंने आपके स्क्रीन पर को दोबारा दिखा देता हूं, एक बार मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दोबारा शो करता हूं। और ये चार्ट जो है ना, रट लो इसको, दिमाग में छप जाना चाहिए बिल्कुल, तभी मजा आएगा इसको पढ़ने में, नहीं तो फिर सोचते रहोगे। अब ये जो चार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें देखो सेल कहां कहां डिवाइड हो रहे हैं, कैसे कैसे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये चार्ट याद करके रखो, नहीं तो फिर परेशानी होगी, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। अब तो क्या था, सबसे पहले क्या हो रहा था? तो भाई स्टेम सेल है, स्टेम सेल दो में डिवाइड हो गया, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। फिर कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर की बात करें, अगर हमें प्लेटलेट बनाना है, अगर स्टेम सेल को प्लेटलेट में कन्वर्ट होना है तो कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है? तो पहले हो रहा है स्टेम सेल, फिर कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर, फिर उसके बाद क्या है? मेगा क्रायोसाइट में, मेगा क्रायोसाइट से फिर आ गया थ्रोम्बोसाइट्स में। ठीक है, तो अब इस थ्रोम्बोसाइट के लाइनेज को, अब इतना बड़ा जो टाइम पीरियड लगा इसको बनने में, भाई एक स्टेज, एक से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे स्टेज, तीसरे से चौथी स्टेज में आके ये कंप्लीट हो रहा है, तो इसके लाइनेज को हम क्या बोलते हैं? मेगा क्रायोसाइट लाइनेज। क्या बोलेंगे? मेगा क्रायोसाइट लाइनेज, मतलब मेगा क्रायोसाइट से प्लेटलेट बनने के टाइम पीरियड को, जो ये बीच का टाइम पीरियड लग रहा है, इसको बोलते हैं मेगा क्रायोसाइट लाइनेज। क्लियर हुआ? लाइनेज जो है ना, ये देखो लाइनेज जो है ये बेसिकली क्या है? लाइनेज डिफाइन कर रहा है कि जो लास्ट सेल हमें मिल रहा है, चाहे वो आरबीसी मिल रहा हो, आरबीसी में क्या था? इरिथ्रो था। डब्ल्यूबीसी में क्या था? डब्ल्यूबीसी में क्या था? बोलते नहीं है, माइलॉइड था। भाई आरबीसी में इथ्रॉइड था, डब्ल्यूबीसी में माइलॉइड था, फिर आपका टी सेल बी सेल में लिम्फोइड था। लाइनेज इसके आगे याद रखो, लाइनेज, लाइनेज का मतलब है जो लास्ट से एक स्टेप ऊपर वाला जो सेल था, ठीक है, लास्ट से एक स्टेप ऊपर वाला जो सेल था, उसके बीच के टाइम पीरियड को हम लाइनेज में डिफाइन कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है, ठीक है। एक चार्ट है वो याद रखना है, नॉर्मल साइट और साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस करके एक चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट में आप देखोगे तो
फिटस लेस देन 2 मंथ, ये है नॉर्मल साइट। और इसमें जो हेमेटोपोइसिस, साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस क्या होगा, तो इसमें यॉर्क सेल बनेगा, ठीक है। यानी जो फिटस है लेस देन 2 महीने का जो बच्चा है, इसमें पहले क्या बनता है आपका यॉर्क सेल, यॉर्क सैक बनता है। फिर 2 से 7 महीने का जब वो बच्चा हो जाता है तो लिवर और स्प्लीन में फंक्शनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस, यानी जो फंक्शनिंग है वो लिवर पे चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब 3 महीने का हो जाता है तो बोन मैरो में स्टार्ट होता है। तो 3 महीने का जब बच्चा होता है तो बोन मैरो की फंक्शनिंग शुरू होती है, ठीक है। फिर फुल टर्म इन्फेंट बनता है, जब कंप्लीट इन्फेंट बन जाता है तो बोन मैरो में, फिर चाइल्ड एंड एडल्ट होता है तो भी बोन मैरो में ही रहता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले जो सेल फॉर्मेशन है वो कहां हो रही है, यॉर्क सैक में हो रही है। उसके बाद कहां हो रही है, तो लिवर और स्प्लीन में हो रही है। लिवर और स्प्लीन के बाद कहां हो रही है, फिर आपकी बोन मैरो में स्टार्ट हो रही है। अब ये समझो कि भाई 2 से जो 7 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें यॉर्क सैक और लिवर स्प्लीन क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। यॉर्क सैक और लिवर स्प्लीन क्यों बोला जा रहा है, उसका रीजन है कि जब प्लेसेंटा के थ्रू मदर से ज्वाइंट रहता है बेबी, ठीक है, अंदर जो मदर के अंदर जब बेबी रहता है तो उस टाइम पे 2 से 7 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे क्या है, बोन्स जो है वो बनना पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं होती हैं, वो मदर से ही सारी चीजें ले रहा होता है। तो जो भी फंक्शनिंग है वो आपका अर्बन सिस्टम ही करता है, जो कि लिवर और स्प्लीन मेजर रोल प्ले करता है उस टाइम पे, ठीक है। और जो यॉर्क सैक है ये बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है आपके हेमेटोपोइसिस की, कोई भी सेल के डेवलपमेंट की। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ? जी सर, आज का इतना ही था। उम्मीद करते हैं क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। लगी है या नहीं लगी है? लगी है, समझ में आ रहा है? चलो, क्योंकि ये देखो ये चैप्टर आप किसी से और से पूछोगे ना तो मैं गारंटी देता हूं 80% आप लोगों के जो लेवल के बंदे हैं, जो आसपास के बंदे हैं, उनसे अपने लेबोरेटरी में जाके पूछे ना कि सर हेमेटोपोइसिस कैसे होता है और क्या होता है, मैं गारंटी देता हूं 60 to 70% ऐसे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि ठीक है जी हम आज नहीं कल बताएंगे आपको, और आप उसी टाइम बता पाओगे। लेकिन क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जो चीज मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज रहा हूं उसको पढ़ना है। और आज मैं आपकी गूगल क्लासरूम में भी देखूंगा, हेमेटोपोइसिस की कंप्लीट स्लाइड आप लोगों को भेज दूंगा, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और साथ ही साथ में यॉर्क सैक वगैरह का सबका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा। एक साथ मत पढ़ना उस स्लाइड को, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे पढ़ना, आगे मत भागना, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलना पुराना टॉपिक को, ठीक है। आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, प्लेटलेट क्या होते हैं, इसके नॉर्मल रेंज क्या है, ठीक है, इसमें टेस्ट कैसे कैसे लगाया जाता है, कौन सी कंडीशन में आरबीसी बढ़ जाते हैं, कौन सी कंडीशन में आरबीसी कम हो जाएंगे, तो बढ़ने वाली आरबीसी को हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, आरबीसी कम हो जाएगा तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन से, ठीक है। एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम सीबीसी का, जिसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते जाएंगे साथ ही साथ में। देखता हूं कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हकीकत में और कितने नहीं कर रहे हैं। कोई आउट ऑफ नेटवर्क होना चाहता है तो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी मुझे किसी ने वो भेजा था यार, वीडियो भेजा था बड़ा अच्छा, ऑनलाइन क्लास का कॉमेडी सा वीडियो भेजा हुआ था किसी ने। क्या भेजा था, शायद सेफ भी होगा, बड़ा कॉमेडी से था ऑनलाइन। सर आवाज नहीं आ रही है 2 का टेबल सुनाओ कुछ ऐसे ही करके था, बड़ा मजेदार था। हाँ ये रहा, इसी तरीके का था लेट मी हियर यू, बड़ा मस्त इंटरेस्टिंग सा वीडियो था वो। तो कोई अभी ऐसा करना चाहता है तो कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। सीबीसी के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे टेस्ट में जो होता है। सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में बढ़ जाएगा
तो हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, कौन बताएगा? हाँ जी, हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? सर हेमाटोपोइसिस। इंक्रीज ह्यूमन हीमोग्लोबिन को क्या बोलेंगे? हेमाटोपोइसिस बोलेंगे। सर पॉलीसाइथेमिया। हेलो सर पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथीमिया, अच्छा जी। और सिकल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया। और भी कोई वर्ड निकल के आ रहा है? हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, वर्ड याद रखो, भटको नहीं। ठीक है, एचबी जब बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथीमिया। और एचबी जब घट जाएगा एनीमिया। तो उसको क्या बोलेंगे? एनीमिया। एनीमिया। ठीक है, आरबीसी जब बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ये तो हो गया भाई एचबी का, दो पार्ट में, पॉलीसाइथीमिया और एनीमिया। अब आ जाते हैं आरबीसी पे। आरबीसी जब बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है, और आरबीसी जब घट जाएगा तो क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। और डब्ल्यूबीसी जब घट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट यानी जब प्लेटलेट बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। और जब वही प्लेटलेट घट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी में आ जाते हैं। तो जब न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया। फिलिया। और जब न्यूट्रोफिल घट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रोपिनिया। न्यूट्रोपीनिया। पिनिया। ठीक है, ल्यूकोसाइट जब लिम्फ क्या था, हाँ, लिम्फोसाइट जब बढ़ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट जब बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सर लिम्फोसाइटोसिस। ना, ल्यूकोसाइट थोड़ी बोल रहे हैं हम। ल्यूकोसाइट तो डब्ल्यूबीसी हो गया। देखो, ल्यूको और लिम्फो में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अगर बात करते हैं ल्यूकोसाइट की, अगर बात कर रहे हैं ल्यूकोसाइट की, इसका मतलब बोल रहे हैं डब्ल्यूबीसी यानी टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और अगर बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट की, मतलब न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट स्नोफिल, डीएलसी की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट की। ठीक है, हाँ जी, क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो। थक गए? हाँ जी, निधि जी बताएं। ये टर्मिनोलॉजी आज मैं नहीं बताऊंगा, आज आप ही लोगों को बतानी पड़ेगी। ये तब याद रखने वाली चीज है। लेबोरेटरी में काम करना है, सीखना है तो बताना पड़ेगा। हाँ जी विनीत जी बताएं।
अगर लिम्फोसाइट बढ़ गए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सर सर लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस। अच्छा, और अगर लिम्फोसाइट कम हो गए तो? लिम्फोसाइटोनिया। साइटोपीनिया। ट्रैपीनिया सर। हाँ, अब इस्नोफिल बढ़ गए तो? सर इस्नोफिलिया। इस्नोफिलिया। और घट गए तो? इस्नोफिलिया। इस्नोपीनिया। ठीक है। बेसोफिल बढ़ गए तो? बेसोफिलिया। बेसोफिलिया। और बेसोफिल घट गए तो? बेसोफिलिया। बेसोपीनिया। मोनोसाइट बढ़ गए तो? मोनोसाइट। मोनोफिलिया। ठीक है, या मोनोसाइटोसिस, ये भी यूज कर सकते हो, मोनोसाइटोसिस। ठीक है। और मोनोसाइट घट गए तो? मोनोसाइटोपीनिया। देखो, फीलिया, पीनिया, साइटोसिस, एनीमिया, ये सारे कौन से वर्ड के साथ लगेंगे, ये याद रखने वाली चीज है। इसको प्रैक्टिस में लाओ और याद रखो, तभी कुछ आगे बढ़ेगा मामला। चलो एक क्विक रिवीजन और करते हैं प्रैक्टिकल का ही। अब जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है? विनीत जी, आवाज आ रही है? इमरान खान, विनीत जी, आवाज आ रही है? आउट ऑफ रेंज चल रहे हैं। रानी, सुन पा रहे हो? हाँ जी। गोल्डन ब्लड किसे कहा जाता है? आरबीसी। मारूंगा फोन में ही। और क्या था? गोल्डन ब्लड किसे कहा जाता है? गोल्डन ब्लड, सुनहरा खून। बहुत सारे सर। ओ आगे क्या है? ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओ निगेटिव। ओ निगेटिव को गोल्डन ब्लड कहा जाता है। ठीक है, चलो माइक म्यूट कर लो। निधि, माइक अनम्यूट करो। सुन पा रहे हो निधि? यस सर। हाँ जी। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप चल रहा है अभी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन से ब्लड को कहा जाता है? वो किसी से भी, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब होता है एबीओ टाइप में, एबीओ जो ब्लड ग्रुप 3 एबीओ टाइप में निकलते हैं हमारे, ठीक है? तो इसमें एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होगा? एबी पॉजिटिव। एबी पॉजिटिव, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए पॉजिटिव वाला पर्सन किस किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है? ए पॉजिटिव वाला पर्सन किस किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है? विनीत जी आप बताएं। विनीत कुमार जी सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ जी, तो बताएं ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप किस किस का खून ले सकता है? एबी पॉजिटिव सर। ए बी पॉजिटिव से ना, मर जाएगा। अगर ए पॉजिटिव के अंदर बी पॉजिटिव का कोई भी सिम्टम आ गया तो इंसान मर जाएगा। इससे लेगा तो सर बताओ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी प्रिया जी।
ए पॉजिटिव वाला किस किस से ब्लड ले सकता है? सर ए पॉजिटिव से। ए पॉजिटिव से ले सकता है, और इसके अलावा भी किसी से ले सकता है? नहीं सर। ओ पॉजिटिव से ले सकता है कि नहीं ले सकता? सर ए बी से ले सकता है। ए बी से नहीं ले सकता बेटा, उसमें बी फैक्टर भी है। ए बी में बी फैक्टर भी है, बी फैक्टर वाला नहीं ले सकता। ठीक है, तो ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव से ले सकता है या ओ पॉजिटिव से ले सकता है। ठीक है, और गोल्डन ब्लड किसी को भी जो दे सकता था, यानी ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इसको। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव वाला। क्लियर हो गया? हाँ जी विनीत जी, समझ में आया? दोबारा समझाओ सर। दोबारा समझाऊं? ब्लड ग्रुप की स्लाइड पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ये बताओ सच्ची सच्ची। लाइन पड़ी है सर। नहीं पढ़ी है तो पहले ब्लड ग्रुप वाली स्लाइड पढ़ो। ठीक है, आज होमवर्क है विनीत आपका, आज आप ब्लड ग्रुप वाली स्लाइड एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। और कल जो हमारी क्लास रहेगी, कल मतलब अब तो सैटरडे ऑफ ही है, संडे भी ऑफ है, मंडे को जो क्लास होगी, सबसे पहले आपका ब्लड ग्रुप मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया है उस क्लास को। मेरे ख्याल से आप लोग कुछ कुछ भूल भी रहे हो। तो पहले ब्लड ग्रुप रिवाइज करेंगे, फिर हिमेटोपोइसिस से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में मजा आया होगा, ऐसे ही आगे क्लास में मजा आता रहेगा। पढ़ते रहो। धन्यवाद।